नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभूषिता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अभी देखने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अभी भी अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति से जुड़ी हुई बातों के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रपति कौन है और इनका क्या कार्य होता है, इनका वेतन कितना होता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनको इनके पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली में एक सरकार का कार्यकाल समाप्त होने पर दूसरी सरकार बनने में कुछ समय लगता है। इस अंतराल के लिए कार्यपालिका को संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति हमारे देश की शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। संघीय सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत में केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिसका उपयोग राष्ट्रपति करता है, जिसका उपयोग प्रधानमंत्री करता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रीति से जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, अभी तो वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अतः जब राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। चूँकि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय शासन का प्रधान न होकर संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। तो ये हो गए राष्ट्रपति का चुनाव। और संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। यह व्यवस्था राज्य के मतों में एक रूपता लाने तथा समस्त राज्यों और संघ के मतों में समतुल्यता स्थापित करने के लिए की गई है। ये हो गई चुनाव से जुड़ी बातें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसमें हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्षों का होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो चलिए हम जानते हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं।
संविधान लागू किए जाने से 1986 तक राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। तत्पश्चात 1986 में संसद ने वेतन एवं भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक पारित करके राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक कर दिया गया था। लेकिन 1 जून 1991 को संसद द्वारा एक विधेयक पारित करके राष्ट्रपति का वेतन 20,000 रुपये मासिक कर दिया गया। संसद ने 4 अगस्त 1998 को एक विधेयक पारित करके राष्ट्रपति का मासिक वेतन 50,000 रुपये कर दिया। लेकिन 11 सितंबर 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन अब 1.5 लाख रुपये प्रति माह हो गया। लेकिन वर्तमान में इनका वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह है। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन तथा भत्ते में कमी नहीं की जा सकती और ना ही उनके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को पर्याप्त पेंशन प्राप्त होती है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। तो ये सब हो गए राष्ट्रपति से इनके वेतन से जुड़ी बातें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन विधि तो हम समझ चुके हैं। अब इनकी योग्यता क्या होती है हम इस पे बात कर लेते हैं। तो संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाली व्यक्ति के लिए कुछ योग्यताएं हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली योग्यता है उनकी, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। तो ये सब हो गई राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। तो राष्ट्रपति की 2 शक्तियां हैं, सामान्यकालीन और संकटकालीन। और सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं जो उनकी पहली शक्ति है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, जिसके अंतर्गत नियुक्ति एवं पदच्युत संबंधी शक्तियां, शासन संचालन संबंधी शक्तियां, मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियां, प्रशासन का अध्यक्ष, वैदेशिक मामलों से संबंधित शक्तियां, सेना संबंधी शक्तियां, ये सब आती हैं इनके कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में। और इनकी दूसरी शक्तियां हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं संसद के संगठन संबंधी शक्तियां, संसद के अधिवेशनों से संबंधित शक्तियां, विधेयकों पर निषेधाधिकार संबंधी शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और इनकी तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। इसके अंतर्गत बजट प्रस्तुत करने की शक्ति, वित्त विधेयकों के प्रस्तुतिकरण पर पूर्व स्वीकृति संबंधी शक्ति, आकस्मिक निधि के नियंत्रण संबंधी शक्ति। चौथा है संचित निधि की व्यवस्था संबंधी शक्ति। 5वां है वित्त आयोग की नियुक्ति संबंधी शक्ति। और इनकी चौथी शक्ति जो है न्यायिक शक्ति है। इसके अंतर्गत क्षमादान की शक्ति। दूसरा है उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति। और जो इनकी तीसरी शक्तियां हैं वो है राज्यों से जो इनकी 5वीं शक्तियां हैं वो है राज्यों से संबंधित, राज्यों के विधेयकों पर स्वीकृति की शक्ति, राज्यों के वित्त पर नियंत्रण की शक्ति और संघीय कार्यों को राज्यों को सौंपने की शक्ति। और
इनकी जो छठी शक्ति है सैन्य शक्ति हैं, और इनकी जो सातवीं शक्ति हैं वो हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो देखेंगे हम आपातकालीन शक्तियों में इनको कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में आलोचकों का कहना है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है कि वह तानाशाही बन जाता है। वह 2 माह तक संसद की स्वीकृति के बिना आपातकाल को जारी रख सकता है। वह संकट की आशंका से आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इनके अंतर्गत इनको कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जो हैं युद्ध एवं बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट की स्थिति, अनुच्छेद 352। और नंबर 2 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन घोषणा, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 355 के द्वारा केंद्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह राज्यों के बाहरी आक्रमणों व आंतरिक अशांति से रक्षा करे और यह देखे कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं। और तीसरी शक्ति जो इनकी है वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ये इनकी संकटकालीन शक्तियाँ हो गई। तो चलिए और हम आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या है इसे हम देखते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 की व्यवस्था के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना सदन को 14 दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना उस सदन में जिसमें वह प्रस्तावित किया जाता है सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो उसे दूसरे सदन में जांच हेतु भेज दिया जाता है। द्वितीय सदन इस प्रस्ताव की जांच स्वयं अथवा अपनी समिति द्वारा कराता है। जांच के समय राष्ट्रपति को द्वितीय सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। जांच के समय द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति कुछ सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाता है। ये हो गई इनके महाभियोग की प्रक्रिया। और है राष्ट्रपति की स्थानापन्न व्यवस्था। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करता है और मुख्य न्यायाधीश की उपलब्ध न होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कार्यों का संपादन करता है। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग स्वीकृत होने से राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। निर्वाचन तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया इनकी महाभियोग के बारे में बातें। राष्ट्रपति का वेतन।
तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं एक बार। अब देखेंगे हम निर्वाचक मंडल। ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अब चलते हैं हम राष्ट्रपति भवन की ओर। तो ये है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन 1912 में इनका निर्माण हुआ था और 1931 में यह बनकर रेडी हो गया था। राष्ट्रपति भवन कुल 330 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राष्ट्रपति भवन 4 मंजिले का है। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन का आकार अंग्रेजी के यच अक्षर के समान है। राष्ट्रपति भवन में कुल 750 कर्मचारी हैं जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं। ये सब हो गई राष्ट्रपति के भवन से संबंधित बातें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।